हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन है, ये जो टॉपिक है, ये आखिर फिजिक्स के किस पार्ट में आता है। जिस तरह हमने मोशन पढ़ा था और मोशन को हमने देखा था कि मोशन काइनेमेटिक्स में आ रहा था, तो उसी तरह ये जो फोर्स है ये फिजिक्स के डायनेमिक्स पार्ट में आता है। तो ये डायनेमिक्स है क्या, चलिए देखते हैं। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो ब्रांच है फिजिक्स का, ये स्टडी कर रहा है किसकी, मोशन बॉडी की, है ना। लेकिन किसको अकाउंट में लेकर, अकाउंट में लेकर कॉज ऑफ मोशन। आखिर जो मोशन हो रहा है बॉडी में वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उसको अकाउंट में लेकर यहां पर बॉडी के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है, वो कॉज ऑफ मोशन है फोर्स। इट मींस जो ये फोर्स है वो आ रहा है किसमें, डायनेमिक्स के अंदर। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो चलिए अब ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कि ये फोर्स क्या है, जिसके बारे में हमें क्या यहां पर पढ़ना है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कहना क्या चाह रहा है, सपोज मानिए कि हमारे पास एक ये बॉडी रखा हुआ है ना। क्या रखा है, ये कोई भी बॉडी है, कोई गाड़ी मान लीजिए आप, या कोई बॉक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। सपोज मान लीजिए एक पल के लिए ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स क्या है, इस जगह पर रखा हुआ है। मतलब बॉक्स इस जगह रखा हुआ है तो उसके तो पैर है नहीं जो ये मूव कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको धक्का लगाएंगे। जब धक्का लगाएंगे तो हम उसको एज अ फोर्स वो धक्का देंगे। तो जैसे ही इसको फोर्स लगाएंगे ये बॉक्स क्या करेगा, अगर हमारा फोर्स अधिक स्ट्रांग रहा जिससे कि ये बॉक्स हिल सकता है तो ये बॉक्स क्या होगा, वो हिल जाएगा। यानी ये बॉक्स क्या होगा, अभी यहां पर है रुका हुआ, ये बॉक्स हिलकर यहां पर आ जाएगा सपोज, है ना। ये बॉक्स हिलकर क्या हुआ, यहां आ गया। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां क्या कह रहा था, फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब समझिए बात, यहां पर ये फोर्स जब लगा तो यहां पर जब ये बॉक्स था ये था जमीन पर रखा हुआ। तो जब भी दो चीज आपस में कांटेक्ट में रहेंगे ना तो उनके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। होप सो आप बात समझ रहे हैं। तो यहां पर जब हम ये फोर्स लगाए तो ये जो जमीन है हमारा वो इतना फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर पाया जिससे कि ये बॉक्स को क्या करे, रोक सके। जब ये बॉक्स को नहीं रोक पाया ये फ्रिक्शन, तो मतलब ये बॉक्स मूव करके यहां आ गया। ये बॉक्स पहले क्या था, रेस्ट में था, लेकिन फोर्स लगते ही क्या हुआ, इसमें मोशन आया, मूवमेंट हुआ और ये हिल कर यहां आ गया। अब उसी तरह दूसरी बात समझिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है, चल रही है। तो यहाँ क्या है, जैसे ही मैं यहाँ चलते चलते बीच में ब्रेक मारा तो मैंने फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स लगाया। यानी जैसे ही मैंने ऑपोजिंग फोर्स लगाया गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और एक पल ऐसा होगा, अगर अधिक स्ट्रांग ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी क्या होगा, कंप्लीटली रुक जाएगी। मतलब ये यहाँ वही बात बोल रहा है कि हम फोर्स के दम पर क्या कर सकते हैं, गाड़ी के मोशन को या किसी भी बॉडी के मोशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो उसको थोड़ा धीमा कर सकते हैं या बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रेस्ट पर ला सकते हैं। होप सो आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यहां क्या लिखा है, फोर्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इंट्यूटिवली एज अ पुल और अ पुश। अब समझिए बात, यहां पर कोई भी मान लीजिए दरवाजा है ना, उसके ऊपर हैंडल लगा है। अगर हमें रूम के अंदर जाना है तो हम क्या करते हैं, दरवाजा को धक्का मारेंगे। क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, इन द सेंस कि इसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको पुश किया दरवाजा आगे चला गया। होप सो आप बात समझ रहे हैं। अब समझिए बात, अगर क्या है, अगर ये दरवाजा अंदर की ओर है तो हमने इसको पुश करके दरवाजा अंदर की ओर कर दिया। लेकिन अगर ये दरवाजा बाहर की ओर निकलता हो तो हम क्या करेंगे, इस हैंडल को पकड़कर बाहर की तरफ खींचेंगे, यानी इसको हम पुल करेंगे। तो हम कहीं भी पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और वो जो एनर्जी लगा रहे हैं पुश और पुल करने में, वही क्या है, हमारा फोर्स है। तो यानी फोर्स को हम एक और तरह से क्या कह सकते हैं, पुश और पुल। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहां पर और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैंने आपको मोशन में अच्छे से समझा दिया है। तो यहां पर फोर्स किस कैटेगरी में आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी में। क्यों आ रहा है, बात समझिए। यहां पर जब मैंने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया तो मतलब कुछ तो ताकत लगाई होगी, कुछ वैल्यू का फोर्स लगाया होगा, है ना। यूनिट की बात छोड़िए, यूनिट जब आएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन अब बात यहां ये समझिए कि जैसे ही हमने इस पर कोई ताकत लगाया, कुछ तो ताकत लगाया होगा,
यानी उसका कुछ वैल्यू रहा होगा, यानी उसका कुछ वैल्यू रहा होगा तो मतलब उस ताकत का अपना क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इस बात को समझिए, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, अगर हमारा फोर्स स्ट्रांग था तो ये बॉक्स क्या था, उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर गया। मतलब जैसे हमने फोर्स लगाया, जिस तरफ हमने फोर्स लगाया, ये बॉक्स क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। मतलब इसके पास क्या है, अपना डायरेक्शन भी है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के कारण फोर्स किस कैटेगरी में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। होप सो आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है उसे देखते हैं। टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब समझिए, मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी मान लीजिए, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हो सकता है उस पर चेंज ना भी आए, क्योंकि अगर हमारा फोर्स अगर उतना स्ट्रांग ना रहे कि उस बॉडी पर कोई चेंज क्रिएट कर सके तो वहां कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम जब फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज बॉडी पर आता है। तो चलिए वही देखना है कि आखिर उस फोर्स की वजह से बॉडी या ऑब्जेक्ट पर क्या क्या चेंज आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। सपोज मान लीजिए यहां पर एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल रखा हुआ है। अगर ये फुटबॉल रखा हुआ है तो ये मूव नहीं कर रहा है, अपने आप चुपचाप ये क्या है, रेस्ट स्टेट में रखा हुआ है। अब समझिए बात, यहां से कोई आदमी आया और आकर इस फुटबॉल को क्या है, पैर से किक कर दिया। जैसे ही इसने किक किया, उसने अपने पैर से क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। जब इस पर फोर्स लगा तो ये तो पहले अपने रेस्ट स्टेट में था, लेकिन फोर्स लगते ही क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट आ जाएगा। मूवमेंट आ जाएगा तो ये क्या होगा, कुछ स्पीड से मूव करेगा। तो मतलब यहां जब इस पर फोर्स लगा तो इसके जो स्टेट का रेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन था, उसके उस पोजीशन को क्या कर दिया, रेस्ट के पोजीशन को वो चेंज कर दिया। तो यही बात ये यहां कह रहा है, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रिड्यूस करके उसे रेस्ट पर ला सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मान लीजिए यहां पर मेरे पास क्या है, एक स्लोपी सरफेस है, और यहां पर जो सरफेस है ये क्या है, रफ नहीं है। अगर ये सरफेस रफ नहीं है तो सरफेस स्मूथ है। अगर मैं इस पर कोई बॉल रखूं तो ये इजिली क्या होगा, नीचे आ जाएगा। मतलब यहां इसको कुछ अपोज ही नहीं करेगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा। अगर ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस नहीं रहा और ये स्मूथ सरफेस रहा तो मतलब ये इजीली नीचे आ जाएगा, इसको कोई अपोज ही नहीं किया। उसी तरह यहां पर ले लीजिए, ये यहां पर जमीन है, जमीन भी क्या है, स्मूथ है, ये भी रफ सरफेस नहीं है। मतलब बॉल को अगर हम इस पर घुड़का दें तो बॉल क्या है, चलता चला जाएगा, बॉल कभी रुकेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात। अगर यहां पर जमीन, अगर इस पर फ्रिक्शन ना लगाए, इसके कांटेक्ट में आने पर, बॉल के कांटेक्ट में आने पर, तो ये बॉल क्या होगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ये हमेशा चलता ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तो चलिए यहां से समझते हैं। यहां पर सपोज मान लीजिए सरफेस है, सरफेस क्या है, एक रफ सरफेस है। अब इस पर क्या कर रहा है हमने, इस पर हमने बॉल क्या कर दिया, घुड़का दिया। जैसे ही बॉल इस पर घुड़का दिया तो बॉल क्या है, बार बार इस जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है। वो जहां जहां जैसे जैसे मूव करेगा बार बार इस जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये तो रफ सरफेस है भैया। ये रफ सरफेस होने की वजह से क्या करेगा, ये बॉल पर ऑपोजिंग फोर्स लगाएगा, और वो ऑपोजिंग फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा अपना फ्रिक्शन। और एक समय ऐसा आएगा कि बॉल क्या होगा, घूमते 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 ये कब तक घूमेगा, जब तक इस पर फ्रिक्शन लग रहा है और जब तक इसके पास अपनी एनर्जी है फ्रिक्शन से अधिक, ये तभी तक मूव कर पाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉल भी क्या होगा, अपनी एनर्जी धीरे 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 लूज करने लगेगा, और क्या होगा, फ्रिक्शन को ये ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस बॉल के मूवमेंट को अपोज कर देगा। मतलब फ्रिक्शन भी क्या है, एज अ फोर्स ही है। तो मतलब ये फ्रिक्शन क्या कर दिया, इस बॉल के मूवमेंट को रोक दिया। यानी ये जब मोशन में था, लेकिन फ्रिक्शन के लगने पर ये बॉल धीरे धीरे होते होते क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। इसका मतलब फोर्स को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेस्ट पर ला सकते हैं। होप सो यहां से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहां पर हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी के स्पीड को क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर सपोज मान लीजिए कि एक मैग्नेट है और यहां पर क्या है, आयरन का नेल रखा हुआ है। अगर मैं इस मैग्नेट को इस आयरन नेल के नजदीक लेता जाऊं तो क्या होगा, मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये क्या होगा, नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। यानी जैसे जैसे ये मैग्नेट नजदीक आएगा, इस नेल के ऊपर ये अट्रैक्टिंग फोर्स अधिक लगाएगा। यानी जब ये फोर्स इस पर अधिक लगाएगा तो ये नेल क्या होगा, तेजी से इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा।
यानी ये नेल पहले क्या था, अपने रेस्ट स्टेट में था, लेकिन मैग्नेट के नजदीक आने पर इस पर क्या हो गया, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये नेल क्या हो गया, काफी तेजी से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो मतलब क्या था, पहले ये रुका था, अब इसके पास क्या होगा, स्पीड आ गई कुछ। तो मतलब इसके क्या हुआ, इसके इस ऑब्जेक्ट के स्पीड को, फोर्स को लगाकर हमने क्या किया, चेंज किया। होप सो बातें समझ रहे होंगे आप। अगर मैं अब वापस से इस मैग्नेट को दूर लेकर जाऊं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेट है इस नेल के ऊपर काफी कम फोर्स लगाएगा। हो सकता है कि यहां पर रखा, तो अब समझिए बात, अगर ये मैग्नेट नजदीक आएगा तो इस नेल पर अधिक फोर्स लगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगा उसका जो फोर्स होगा इस नेल पर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब इस नेल का जो अट्रैक्टिंग यहां पर नेचर था ये मैग्नेट की तरफ, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। वो जितनी तेजी से यहाँ इस जगह पर इसको मैग्नेट को यहाँ पर चला गया, अगर इस मैग्नेट को उठाकर मैं यहाँ रखूं तो उतनी तेजी से यहाँ पर ये जा नहीं पाएगा। मतलब इसके स्पीड में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। और मैग्नेट क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी के स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, नजदीक लाया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ अगर दूर ले जाएंगे तो उतनी ताकत से क्या है, उस तक अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब इसकी स्पीड क्या है, घट जाएगी अट्रैक्ट करने की। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर हमारा चौथा पॉइंट क्या लिखा है, फोर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू चेंज द शेप और द डायमेंशन। मतलब हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन या शेप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए यहां पर स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेंगे, मतलब दबाएंगे स्प्रिंग को, दोनों हाथ से पकड़ के स्प्रिंग को हमने दबाया, तो मतलब स्प्रिंग तो पहले अपने नॉर्मल स्टेट में था, लेकिन जैसे ही हम इसे कॉम्प्रेस करेंगे ना तो स्प्रिंग क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब बात समझिए, उसी तरह ये स्प्रिंग है, अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, मतलब स्प्रिंग ऐसा था, अगर हम इसे खींचेंगे तो मतलब स्प्रिंग क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि हमने स्प्रिंग को एक बार जब दबाया तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो गया, मतलब उसके शेप को हमने चेंज किया। पहले नॉर्मल था, अब दबाकर उसे छोटा कर दिया। अगर हम इसे खींचेंगे, स्ट्रेच भी करेंगे, तो पहले ये नॉर्मल था, अब स्ट्रेच होकर ये बड़ा हो गया। होप सो बात आप समझ रहे होंगे। अब चलिए यहां पर समझिए, यहां पर एक रबर बैंड है। रबर बैंड को क्या है, अगर हम खींचेंगे तो रबर बैंड क्या होगा, खींच जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेट से क्या होगा, वो स्ट्रेच होकर बड़ा हो गया। वो बात अलग है कि वो वापस से अपने स्टेट पर आ रहा है बाद में, वो दूसरी बात है। लेकिन अब यहां पर क्या है, फोर्स लगाकर हमें ये दिखाना है कि हम शेप एंड साइज को बदल सकते हैं, डायमेंशंस बदल सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या है, वही चीज एग्जांपल के थ्रू देखा है। अब चलिए यहां पर फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल, अब समझिए बात। सपोज मान लीजिए यहां पर एक पाथ है और आगे जाकर ये क्या है, ये पाथ टर्न कर रहा है, मतलब कर्व ले रहा है। तो मतलब कोई आदमी है जो इस कार से जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ, अब उसे मुड़ना है। अब जब ये इसे मुड़ना है तो क्या करेगा, स्टीयरिंग पर घुमाएगा स्टीयरिंग को जब घुमा रहा है तो उस पर वो क्या लगा रहा है, फोर्स ही तो लगा रहा है। यानी जब वो फोर्स लगा रहा है तो कार क्या है, यहां से टर्न करेगी। मतलब यहां से ये भी चीज दिख रहा है हमें कि जैसे ही हम यहां पर कॉर्नर पे आके स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, कार अपनी डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज कर रही है। तो हम क्या है, फोर्स को लगाकर क्या है, किसी भी चीज के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। होप सो आप यहां से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है, अब वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, यहां लिखा है फोर्स, फोर्स के बारे में हमने देख लिया, और यहां लिखा है कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आना, मतलब टच में आना। तो चलिए अब देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या है। यहां पर सम फोर्सेज एक्ट ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी। मतलब कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो कि क्या है, फिजिकली ही लग सकते हैं। जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, बॉडी का वहां पर मूवमेंट या फिर बॉडी पर चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्सेज। अब समझिए बात, यहां लिखा है एग्जाम्पल में, मैकेनिकल फोर्स लाइक अ पुश और अ पुल इज अ कांटेक्ट फोर्स। बिल्कुल, अब यहां पर सपोज मान लीजिए दरवाजा है, उसका हैंडल है, अगर हमें घर के अंदर आना है, नॉर्मल बात कर रहा हूं, अब तो सेंसर्स वाले भी आ गए, लेकिन मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। जनरली क्या होता है कि अगर एक दरवाजा है तो क्या है, हम जैसे आएंगे दरवाजा के पास, हमें अब अंदर आना है, तो हम क्या करते हैं, दरवाजा पर पुश करते हैं, या फिर गेट बाहर की तरफ खुलेगा तो हम उसे पुल करते हैं। मतलब वहां पर क्या है, हमारा जो कांटेक्ट है वो दरवाजे के साथ हो रहा है। तो मतलब क्या है, वो एक कांटेक्ट फोर्स है। हम मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, उस पर फिजिकली काम कर रहे हैं। सपोज यहां पर आप स्प्रिंग भी ले लीजिए, स्प्रिंग नॉर्मल है, स्प्रिंग को हमें अगर खींचना है तो हमें क्या होगा, हाथ से पकड़कर उसे क्या होगा, पूरी तरह खींचना होगा, तभी वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। अगर हमें इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करना है तो अगर हमें क्या है, स्प्रिंग को दबाना होगा, या फिर अगर हम नॉर्मली स्प्रिंग को नहीं दबा सकते हैं, अगर स्ट्रांग स्प्रिंग है तो हम क्या है, उस पर किसी चीज को रखकर फोर्स लगाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है, फिजिकली उस पर काम कर रहे हैं, तभी क्या है, उस पर चेंज आ रहा है, चाहे वो स्ट्रेच हो रहा है
रहा है या कॉम्प्रेस हो रहा है, लेकिन हमें क्या है उस पर फिजिकली काम कर रहे हैं, यानी उसके कांटेक्ट में आके काम कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर अगला पॉइंट क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी हमने देख लिया कांटेक्ट फोर्स क्या है, अब यहां है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी अब यहां पर फिजिकली क्या है, कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। फोर्स कॉज्ड बाय बॉडीज विच डू नॉट मेक कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब यहां पर मान लीजिए सपोज एक बॉडी है ना, यहां पर क्या एक बॉडी है और यहां पर कोई चीज है जिसकी वजह से इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या है आपस में ये कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है, कुछ गैप है। तो अच्छा, ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जरा देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, वापस से नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। क्या हमने कभी देखा है कि ग्रेविटी उसको पकड़कर खींच रही है? नहीं, ग्रेविटी उस पर एक्ट होती है, लेकिन ग्रेविटी क्या उसके कांटेक्ट में नहीं आ रही है फिजिकली। तो यानी जब वो फोर्स उस पर लग रहा है तो फिजिकल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो मतलब वहां पर क्या है, उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि एक नेल था और एक मैग्नेट था। मैग्नेट को हम जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं वो क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है इस नेल पर, और ये नेल क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन कहीं भी मैग्नेट और इस नेल का कांटेक्ट नहीं था, उसके बाद भी मैग्नेट के नजदीक आने पर ये नेल इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। उसके बीच में गैप होते हुए भी ये इसके ऊपर क्या है, फोर्स लगा पा रहा है। तो यानी वहां तो कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी नेल के ऊपर मैग्नेट फोर्स लगा रहा था। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसी तरह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखेंगे, वो भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। होप सो आप बातें यहां पर समझ गए होंगे। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी क्या है, अब समझिए बात। A body which is not deformed under the action of a force or a number of forces is known as a rigid body. Suppose मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक पत्थर रखा हुआ है। सपोज मान लीजिए यहां पर क्या है, मेरे पास एक पत्थर रखा है, इस पे मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूं, ये पत्थर क्या है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। अगर ये हिल ही नहीं रहा है तो ये अपनी जगह पर क्या है, रिजिड है, फिक्स्ड है, यहां से ये हिलेगा ही नहीं, हम चाहे इस पर कितना भी फोर्स लगा रहे। तो इस तरीके के बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। होप सो बातें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी बात, यहां पर हम कितना भी फोर्स लगा रहे हैं इस पर क्या होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हम कहते थे ना, यहां पर रबर था, रबर बैंड को खींचा हमने, ये स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग था, हम उसे कॉम्प्रेस कर पा रहे थे, स्ट्रेच कर पा रहे थे। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में क्या, इस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो इस पर कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। अब चलिए यहां जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है बैलेंस्ड फोर्स। तो समझते हैं बात क्या है। फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब समझिए बात। सपोज मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ये बॉडी है ना, कोई सपोज मान लीजिए बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉक्स समझ लीजिए इसे। अब क्या हो रहा है, इधर से भी एक आदमी फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से भी फोर्स लगा रहा है। ये आदमी इधर से कुछ फोर्स F लगा रहा है और ये आदमी इधर से भी फोर्स कुछ F ही लगा रहा है। अब ध्यान से, ये आदमी अगर इधर से फोर्स F लगा रहा है तो सपोज मान लीजिए इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया अगर मैंने इस तरफ, और ये आदमी जब इधर से फोर्स F लगा रहा है इसका डायरेक्शन मैंने अगर नेगेटिव ले लिया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर मैं इस तरफ को पॉजिटिव मानूं तो इस तरफ नेगेटिव। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस यहां पर ध्यान ये देना है कि दोनों क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। लेकिन ऑपोजिट होने के बाद भी ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है। ये भी F ही है, ये भी F ही है। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि किसी बॉडी पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा वो फोर्स बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहेगा इन द सेंस कि इन दोनों फोर्स का जो नेट रिजल्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा इस बॉक्स पर। और ये बॉक्स क्या है, अगर रेस्ट में थी तो भैया रेस्ट में ही रह जाएगी। अब यहां ध्यान से अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। बिल्कुल यहां पर रिजल्टेंट की बात कर रहा है, मतलब नेट रिजल्ट की बात कर रहा है। ये फोर्स इस पर बॉडी पर लग रहा है, ये फोर्स भी इस बॉडी पर लग रहा है, दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को आप देख लीजिए ना, यहां पर हो गया, इस तरफ से लग रहा है हमारा पॉजिटिव एफ और इस तरफ से लग रहा है हमारा नेगेटिव एफ। एफ एफ सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दोनों कैंसिल होके भैया जीरो आ जाएंगे। मतलब नेट रिजल्ट जो इन दोनों फोर्सेस का इस बॉक्स के ऊपर लग रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो नेट रिजल्टेंट है फोर्सेस का वो क्या होगा, जीरो होगा। किस केस में, बैलेंस्ड फोर्स के केस में।
होप सो बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ लिखा है बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। बिल्कुल, अभी मैंने आपको इस बॉक्स पर समझाया ना कि यहाँ पर अगर कोई बॉक्स रेस्ट पर है और उस पर क्या है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को, अगर जो ये रेस्ट पर था, इसके इस स्टेट को ये चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट है इस दोनों फोर्स का जो इस बॉक्स पर लग रहा है वो क्या है, जीरो है। अगर जीरो नहीं होता तब तो कि मान लीजिए अगर इस तरफ का फोर्स अधिक होता और इस तरफ का फोर्स कम होता तो जिधर का फोर्स अधिक होता वो उस तरफ थोड़ा मूव कर जाता, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर हैं, यानी ये जितना धक्का मारा है वो भी उतना धक्का मारा, मतलब ये बॉक्स अगर यहीं खड़ा था तो यहीं फंस कर रह जाएगा। होप सो बातें आप समझ रहे हैं। चलिए इस पॉइंट को और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब चलिए यहाँ पर एक बॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बॉक्स यहाँ पर खड़ा है, इस पर क्या करा जा रहा है, इधर से एक फोर्स कोई आदमी लगा रहा है, मतलब इसको इधर से क्या कर रहा है, बॉक्स को पुश कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब ये आदमी इधर से बॉक्स को पुश कर रहा है तो इसका फोर्स मान लीजिए कुछ क्या है, एफ है। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जब ये आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है तो इसका फोर्स का जो वैल्यू है वो कुछ एफ है। अब ध्यान से, ये बॉक्स इस जमीन पर रखा है, यानी जैसे ही ये बॉक्स इस जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो जब ये आदमी इधर पे फोर्स एफ लगा रहा है और इस बॉक्स और इस जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है इसके पुश करने की वजह से, और जैसे ये दोनों बॉडी यहां पर कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जमीन और ये बॉक्स, तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो भी यहां पर कुछ एफ ही जनरेट हो रहा है। समझिए बात, अगर यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स, अगर इस फोर्स को जो यहां से पुश करके लगाया जा रहा है आदमी के द्वारा, अगर इसके बराबर हो गया तो वापस से ये दोनों फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। इट मीन्स बॉक्स इधर इधर अब कहीं भी मूव नहीं करेगी, बॉक्स जहां थी वहीं रह जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसे देखा था। अब चलिए, अब दूसरी बात यह हो सकती है कि बॉक्स को इधर इधर खिसकाने की जगह हम बॉक्स को ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल ऊपर उठा सकते हैं ना। अब समझिए बात, यहां पर बॉक्स जमीन पर रखा है और ध्यान दीजिए ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है। ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लगती है। यानी जब वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो बॉडी का जो वेट है ना वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा। ये हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे इसे। लेकिन आप बस इतना याद रख लीजिए, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगती है, उसके नीचे की तरफ लगने की वजह से जो इस पर जो इसका जो वेट होगा, इस बॉक्स का जो वेट होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ एक्ट करने लग जाएगा। और एक बात मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूं, हम बाद में देखेंगे भी इसे, जो फोर्स होता है ना वो हमेशा पेयर में एक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि फोर्स इंडिविजुअल आता है। अब ध्यान से, जब ये बॉक्स इस जमीन पर रखा था तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी बॉक्स क्या है, जमीन के नीचे जाने की कोशिश करेगा, ताकत लगा रहा है क्या, जमीन के नीचे चला जाओ। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। लेकिन जमीन क्या करेगा, बॉक्स को नीचे नहीं आने देने के लिए ये बॉक्स पर उल्टा ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। यानी जो बॉडी का वेट था वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जमीन इस बॉक्स पर अब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जमीन नहीं चाहता कि ये बॉक्स जमीन के नीचे चला जाए, लेकिन ये बॉक्स चाह रहा है क्या, मैं जमीन के नीचे चला जाऊं अपनी फोर्स के दम पर। लेकिन ये जमीन क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। अपोज कैसे कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स है। वो रिएक्शन फोर्स क्या है, ये यहां पर लग रहा है, जो कि इसके वेट के जस्ट ऑपोजिट का फोर्स होगा। यानी जो फोर्स ये बॉक्स जमीन पर लगा रहा है, जमीन वही फोर्स इस बॉक्स पर लगा रहा है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों फोर्स भी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। इसका मतलब अब ना ही ये नीचे जा पाएगा, अब भैया ना ही ये ऊपर जाएगा। क्यों? दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। इस बॉक्स को ये ऊपर नीचे भी नहीं होने देंगे और इधर से जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के जनरेट होने की वजह से उसके बराबर हो गया। मतलब ना ही ये बॉक्स इधर इधर मूव किया, ना ही ये बॉक्स इधर इधर मूव किया, यानी ये बॉक्स एज इट इज जहां था वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हर जगह से क्या है, एक बैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगता जा रहा है। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर बैलेंस फोर्स के अंदर ही अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब बात समझिए, अभी हमने देखा था कि बैलेंस्ड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और वो अपने रेस्ट के पोजीशन पर है तो वो ऑलरेडी क्या अपने रेस्ट के पोजीशन पर ही रह जाता था बैलेंस फोर्स के लगने के बाद भी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते थे, यानी उनका जो रिजल्टेंट होता था वो जीरो हो जाता था। यानी बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? जीरो हो जाता है। मतलब वहां पर जो फोर्स लग रहा है उसका बॉडी के स्टेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब बॉडी के स्टेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो वहां पर बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह जाएगा, और बॉडी यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्यों? क्योंकि बॉडी का जो नेट रिजल्टेंट है फोर्स उस पर जो लग रहा है बैलेंस फोर्स वो क्या है? कंप्लीटली जीरो है। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, दो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, अब देखिए किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो अभी हमने देखा था फोर्स के इफेक्ट में फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, उसके डायमेंशन को चेंज कर सकता है। तो यहां यह कह रहा है कि जब बैलेंस्ड फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, अगर बॉडी स्टेट में रेस्ट के स्टेट में था तो रेस्ट में ही रह जा रहा है, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में ही रह जा रहा है, लेकिन वहां वो क्या कर रहा है? उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है तो वो वहां क्या है? उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। मतलब बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन वो उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर उसका स्टेट रेस्ट का है तो रेस्ट पे ही रह जाएगा, अगर वो मोशन में है तो भैया वो मोशन में ही रह जाएगा। होप सो क्लियर हो गई होंगी सारी बातें आपको। अब पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ध्यान से समझिए, अभी हमने देखा था बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या था? इक्वल एंड ऑपोजिट था। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है? चलिए देखते हैं। फोर्सेस दैट कॉज अ चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब यहां पर पहले क्या देखते थे हम बैलेंस्ड फोर्स में कि वहां पर जो बॉडी रेस्ट में थी रेस्ट में ही रह जाती थी, अगर मोशन में थी तो वो थ्रू आउट मोशन में ही रह जाती थी। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो वहां नेट रिजल्टेंट था वो जीरो हो जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहां पर वो फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर चेंज ले आए, है ना, अगर बॉडी क्या है? मोशन में है तो उसके मोशन पर क्या है? वो चेंज ले आए, या तो उसे रोक दें या तो उसे और तेज कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन बॉडी के मोशन पर क्या है? वो फोर्सेस जो इस पर चेंज ले आए वही क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पर फोर्स क्या है? इक्वल और ऑपोजिट नहीं होंगे। अब चलिए यहां पर जब फोर्स इक्वल और ऑपोजिट नहीं है, इट मींस यहां पर रिजल्टेंट जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देख लेते हैं यहां पर, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि फोर्सेस यहां पर क्या है? डिफरेंट है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? दिस फोर्स इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब ये फोर्सेस क्या है? ना ही इक्वल है ना ही एक दूसरे से ऑपोजिट है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब यहां पर फोर्सेस तो इक्वल है नहीं, तो मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो यहां पर फोर्स लगाकर उस बॉडी को रोका जा सकता है, या फिर अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी को मोशन में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसका नेट रिजल्टेंट यहां पर जीरो नहीं है। जिस तरफ से फोर्स अधिक लग जाएगा, बॉडी का जो रिएक्शन होगा, बॉडी का जो एक्शन होगा वो उसी फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर एक एग्जांपल लिखा है टग ऑफ वॉर, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर सपोज मान लीजिए कि एक रस्सी है और यहां पर क्या है? एक आदमी है, और यहां पर क्या है? एक और आदमी है। अब क्या है? ये दोनों इस रस्सी को खींच रहे हैं। जब आदमी ये दोनों रस्सी को खींच रहे हैं तो सपोज मान लीजिए ये जो आदमी है इस रस्सी पर कुछ अधिक फोर्स लगा रहा है। जब ये आदमी इस रस्सी पर कुछ अधिक फोर्स लगा रहा है तो मतलब इस रस्सी को ये अपनी तरफ खींच लेगा। इस रस्सी को ये आदमी भी खींच रहा था, मतलब इस आदमी का फोर्स इस पर अधिक लग रहा है, तो ये आदमी भी क्या होगा? रस्सी के साथ इसकी तरफ आता चला जाएगा। मतलब यहां ये देखिए कि यहां पर दोनों ही आदमी फोर्स लगा रहे थे, लेकिन जिसका फोर्स अधिक हुआ बॉडी क्या है? थ्रू आउट उसकी तरफ ही मूव कर गई। तो मतलब यहां पर जो फोर्स था वो अनबैलेंस था, इसी वजह से यहां पर ऐसा हुआ। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा एग्जांपल यहां भी देख लीजिए। सपोज मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स है, इस पर क्या है? एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है। फोर्स F1 इधर और फोर्स F2 इधर लग रहा है। अगर सपोज मान लीजिए यहां पर F1 F2 से बड़ा है तो ये F1 क्या करेगा? इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच लेगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर क्यों खींच लेगा? क्यों? क्योंकि F1 जो है F2 के बराबर नहीं है, F1 F2 से बड़ा है। यानी जो अफेक्ट होगा, टोटल नेट अफेक्ट, वो क्या होगा? F1 की तरफ ही हो जाएगा।
होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इतना सब आपको समझ में आ गया तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।